ये टाइम हमेशा के लिए तो नहीं चलेगा, कभी ना कभी कोविड-19 से हम सबको छुटकारा भी मिलेगा, लेकिन आपका जो निवेश है वो लगातार जारी रहे, इसके लिए आपको बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और हम यही जानेंगे कि क्या है आपके निवेश के मुनाफे की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इस पर बातचीत करने के लिए आज है हमारे साथ आनंद राठी के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। तो फिरोज से इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज के शो में क्या है खास। आज के शो में हम जानेंगे कोरोना काल में कैसे बनाएं मुनाफे की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। साथ ही हम जानेंगे पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी के बीच कैसे आप बनाएं संतुलन। फिक्स डिपॉजिट, डेट या इक्विटी, अभी कहां पर करें निवेश। साथ ही निवेश के लिए अभी कौन से हैं बेस्ट डेट और इक्विटी फंड। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब खोजते हैं आज के मनी गुरु स्पेशल एपिसोड में। और फिरोज, जब भी हम अपने लक्ष्यों की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, यही कहा जाता है कि अपने गोल से बिल्कुल भी हटना नहीं है, डगमगाना नहीं है। लेकिन ऐसा हमने देखा है कि इस पैंडेमिक के चलते बहुत सारे लोग अपने गोल से काफी ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं। काफी ऑब्वियस रीजंस हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कई लोगों को पैसों की जरूरत पड़ी है, इसलिए गोल से थोड़ा बहुत डिविएट होना पड़ा। लेकिन किसी भी स्थिति में, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, गोल पर बने रहना, लक्ष्यों पर नजर गड़ाए रखना कितना जरूरी है। आई थिंक स्वाति, आपने बहुत सही चीज फरमाई कि बहुत सारे लोग ने अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज किया होगा शॉर्ट टर्म की करंट अनसर्टेनिटी वजह से। तो ये बहुत कॉमन है। तो आप अकेले नहीं। सो घबराने की बात नहीं है। अगर एक इन्वेस्टर है, उनका गोल अगर डीरेल हो चुका है, उसको वापस आपको सही राह पे लाना ये आपका फर्ज बनता है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो तो है ही है, राइट। उनपे कोई भी रोक नहीं लगी है, तो उनके लिए पैसे जरूर चाहिएंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, तो आपको वापस राह पे आना है। ये अगर आप ठान लें तो वापस राह पे आ जाएंगे। पॉइंट 2, गोल हमने देखा है कि अगर 25 सालों की हिस्ट्री अगर इंडिया की देखी जाए तो ऐसे 10 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट्स नीचे गिरी हैं 20% से ज्यादा, और उसमें 10 के 10 बार 3 सालों में शानदार रिटर्न मिले हैं गिरने के बाद। ऐसा एक भी मौका नहीं है कि 3 साल बाद भी मार्केट ऊपर ना आए और शानदार रिटर्न ना दे। सो पॉइंट 2 मैं ये कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री, 25 साल की हिस्ट्री कम नहीं होती, और हर बार वापस मार्केट का बाउंस बैक यही दर्शाता है कि जिसने अपने आप के इन्वेस्टमेंट्स को पेशेंस दिया वो कभी नहीं चुका है। यहां तक कि यूएस की हिस्ट्री 100 साल की जो है, उसमें हमने 25 फॉल देखे और 25 में से 24 फॉलों को 3 साल के अंदर रिकवरी मिल गई और उसके आगे भी शानदार रिटर्न मिली। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि 4 साल लगे थे रिकवर करने। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपकी इंटैक्ट रखेंगे तो मुनाफा आपका होगा। तो बेसिकली अगर अपने लंबे अवधि के लक्ष्यों को आप बनाए रखें, उससे न डगमगाएं, तो शायद ये जो शॉर्ट टर्म इस वक्त इमरजेंसी की स्थिति हर किसी के सामने खड़ी हुई है, चुनौती है, उससे आप पार पाने में काफी ज्यादा सफल हो पाएंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? शायद फिरोज, ये कहने में काफी आसान लगे, ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस कर रहे हैं अपने पैसों को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, और फिर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इंटैक्ट करने को लेकर। यहां पर जब हम अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं कि अभी हमें एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, सही मतलब समझ में आया है कि सिर्फ इक्विटी में ही पैसे डालना, या सिर्फ डेट में ही पैसे डालना, या सिर्फ फॉर दैट मैटर स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे पैसे ही डालना किसी के लिए फायदे का सौदा नहीं रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे इस समय एक सक्सेस, कहते हैं कि सक्सेस की चाबी के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है? सही कहा स्वाति, बहुत सारी रणनीतियां हैं ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा कर सकें। डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अहम हिस्सा है इसका। इसके पहले, डाइवर्सिफिकेशन में जाने से पहले 3 जरिए बताता हूं जिससे आप अपनी राह पे वापस आ सकते हैं और उसको वापस इंटैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है स्ट्रेटजी जो आपने हाईलाइट की स्वाति, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है डाइवर्सिफिकेशन। 3 चीजें ये हैं।
पहले तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पॉज कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, और आप पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। अगर ये 3 चीज को इंसान करता है तो ये जो शॉर्ट टर्म की जो ऊपर वाले की जो मर्जी होती है कि एक 3-6 महीने 1 साल आपको ब्रेक लेना पड़ता है इन्वेस्टमेंट से, वो आराम से पार हो जाता है। रहा सवाल डिवर्सिफिकेशन का स्वाति, डिवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है, क्योंकि अगर आपने सब अपने पैसे एक ही एसेट में डाल दिए, जैसे स्मॉल सेविंग्स है, एफडी हो गई, आरडी हो गई, इसमें एक रुझान है इंडियन निवेशकों का ज्यादातर, क्योंकि वो रिस्क से बड़े कतराते हैं। तो अब अगर आपने इक्विटी में, गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में, सब एसेट्स का थोड़ा थोड़ा पैसा बांटना, उसको, उस फिनोमिना को डिवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर 6 महीने अगर आप स्लो हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि अगले 6 महीने ज्यादा भागने पड़ेंगे, अगले 10 साल ज्यादा भागना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, जब तक कि कोविड आपकी लाइफ को डिसरप्ट कर रहा है, उसके बाद आपको बहुत ट्रैक में आने के लिए डिवर्सिफिकेशन इज क्रिटिकल, एंड डिवर्सिफिकेशन विल ब्रिंग डाउन रिस्क, ताकि अगली बार ऐसी कोई अड़चन आए तो आपका पोर्टफोलियो ना गिरे। काफी लोगों के साथ ये अनहोनी हुई है कि नौकरी पे बनाई है और इन्वेस्टमेंट्स भी आधे हो गए थे, तो दोनों वित्ताएं साथ में आने से बहुतों की फाइनेंसेस पे बड़ी प्रेशर पड़ी है। तो अगली बार अगर आपने डिवर्सिफाई किया तो ये दोनों वित्ताएं आपको एक साथ आपके दरवाजे पे खटखटाएंगे नहीं, ताकि आप जिंदगी अच्छी गुजार सकें। फिरोज, यहाँ पर एक बात बताइए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग एसेट क्लास में अपने निवेश को बांटना एक सही स्ट्रैटेजी मानी जाती है, जिससे कि अगर कोई ऐसा समय हो कि आपका कोई एक एसेट क्लास अच्छा ना कर रहा हो, फॉर एग्जांपल डेट अगर अच्छा ना कर रहा हो, तो इक्विटी से आपको सहारा मिले या फिर गोल्ड से आपको सहारा मिले, और ये तमाम ऐसी सिचुएशन होती है। अगर इस पूरी सिचुएशन को अभी हम समझें और अगर इसका अगर आकलन करें तो ऐसे कौन से निवेशकों को नुकसान हुआ होगा जिन्होंने बहुत ज्यादा या तो डेट में एक्सपोजर लिया होगा या फिर बहुत ज्यादा पैसा जो है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में डाला होगा, क्योंकि डेट या फिर फिक्स डिपॉजिट्स हमने देखे हैं या स्मॉल सेविंग स्कीम्स हमने देखे हैं, इंटरेस्ट रेट लगातार नीचे आ रहे हैं। तो जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा ऐसे एसेट क्लास में है, क्या उनको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है? उनको देखो, नुकसान 2 किस्म के होते हैं स्वाति। एक तो महंगाई की मात भी एक नुकसान होता है। ये जो इन्फ्लेशन जो है ना, महंगाई, प्राइस राइज, उसकी मात बहुत पड़ी है लोगों को जिन्होंने अर्जा बिता दिया स्मॉल सेविंग्स में, एफडीओ में और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, और इक्विटी में निवेश नहीं किया। उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि महंगाई, लास्ट 20 साल की महंगाई, 10 साल की महंगाई अगर आप देख लें, 6 से 7% हर साल आपके पैसे की वैल्यू घटती जाए। अगर आपने पैसे को आप अगर 10, 12, 13% पे ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ महंगाई को भी मात नहीं दे पा रहे। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति, डेफिनेटली डेट इन्वेस्टर्स को महंगाई से बहुत मात मिली है, स्पेशली इन द लास्ट 8 years। पॉइंट 2, जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, उनकी जो मात होती है, जो गिरावट आती है, वो टेम्पररी होती है। जैसे अप्रैल मार्च में बड़ी गिरावट आई थी, अब चलते जून जुलाई में मार्केट वापस रिकवर कर गई मोर और लेस। तो क्या कहता हूं कि मार्केट रिस्क जो है वो मोमेंटरी होता है, वापस अपने पैसे आपके वापस कर देता है लंबी अवधि के निवेशक को। बट डेट में जो नुकसान होता है कभी वापस नहीं आता, क्योंकि महंगाई कभी कम नहीं होती। आपने अगर एक कमोडिटी 100 रुपए में 10 साल पहले खरीदी थी, आज अगर वो 200 रुपए की है तो वापस 100 पे कभी नहीं जाएगी। तो इसीलिए पैसे की खरीदने की क्षमता, जिसको परचेजिंग पावर कहते हैं, उसको इंटैक्ट रखना, उसको मजबूत रखना जरूरी है, और डेट वालों को इस सिचुएशन में डेफिनेटली लॉस हुआ। ओके, यहां पर मैं अब, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं फिरोज, मैं इक्विटी पर डिस्कस आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि अगर इक्विटी में लॉन्ग टाइम तक मानिए एसआईपी के जरिए ही आप निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक जो रिस्क है उसको कम करने में या उसकी कुशनिंग में काफी ज्यादा मदद मिलती है।
और इक्विटी के साथ साथ एक और लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्ट है वो है पीपीएफ, जो कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका काफी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट माना जाता है। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड को एज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, साथ ही साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड को एज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट समझें और जाने, तो इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दोनों के फायदे या फिर दोनों के नुकसान आपको कैसे लगते हैं? स्वाति, आपने जो भी दो चुनाव किए हैं बेहतरीन चुनाव है। इसके फायदे हैं, नुकसान बहुत कम है। म्यूचुअल फंड्स में अगर निवेश करते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो आपने ये भी देखा होगा कि हर महीने आपकी किस्त इक्विटी में निवेश होती है। तो अगर लास्ट 6 महीने का ही पीरियड ले लें, अगर एसआईपी की होगी तो मार्च, अप्रैल, मई की जो किस्त है, जून की किस्त है, वो इतनी बेहतरीन बढ़ी है, 30% की रिटर्न आई है 3-4 महीनों में। तो एसआईपी अगर आप धीमे धीमे इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट गिरती है तो आपकी जो अगली किस्तें हैं वो बहुत सस्ते में खरीदी जाती है, तो उसकी वजह से जो आपको कंपाउंडिंग का इंपैक्ट मिलता है वो एनॉर्मस है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति, म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मोस्ट ऑफ देम। सबके लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। रहा सवाल पीएफ का, पीपीएफ का, ईपीएफ का, ये भी बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें टैक्स एफिशिएंसी है और ज्यादातर ब्याज दरें 1.5%, 1 से 1.5% आपको मार्केट से ज्यादा ही मिलती है पीपीएफ, ईपीएफ में, ये देखा गया है अर्जों से। सो बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी रोबस्ट लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। इसका जो मिलाप है ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ मिलाप है, क्योंकि अगर इक्विटी रिस्क देता है तो पीपीएफ उसको सहारा देता है रिस्क के समय में। तो दीज टू complement each other very well. So they are a very good long-term investment as a combination. तो अगर दोनों को पोर्टफोलियो में शामिल करना हो, अगर दो लॉन्ग टर्म माने गोल्स हैं, एक रिटायरमेंट गोल है या फिर अपने बच्चे की शादी या पढ़ाई का गोल है जो कि माने 20-25 साल के बाद है, दोनों प्रोडक्ट्स को पीपीएफ की बात हो गई या म्यूचुअल फंड्स की बात हो गई, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात हो गई, उसमें भी किसी कैटेगरी को अगर आप नेम करें तो ऐसे गोल के लिए पीपीएफ कहां पर फिट हो सकता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड कहां पर फिट हो सकता है? स्वाति, दोनों ही मोस्ट गोल्स के लिए फिट होते हैं, मात्रा अलग अलग हो सकती है। अगर आपका 5 साल का गोल है, 6 साल का गोल है या 10 साल के भीतर है तो 50-50 कर लें, राइट। अगर 4 साल से ज्यादा है और 10 साल के भीतर है तो 50-50 कर लें, राइट। और अगर लंबी अवधि का है तो 80% एटलीस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, 20 पीपीएफ में जा सकता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन स्वाति, दोनों की अहमियत है ज्यादातर गोलों में। उसकी मात्राओं के साथ जो आपको खेलना है और उसको कस्टमाइज करना है आपके फाइनेंस के हिसाब से, एक फाइनेंशियल प्लानर या ऑनलाइन बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की पोर्टल्स हैं, वो मात्रा आपको डिसाइड करने में बहुत अच्छी तरह बेहतरीन किस्म से आपकी मदद कर सकते हैं। ओके। और विद इन अगर हम इक्विटी बात करें तो इक्विटी में भी क्योंकि कैटेगरीज काफी ज्यादा हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, मल्टी कैप कैटेगरी है, उसके अलावा मिड कैप कैटेगरी है और भी बहुत सारे, उसमें भी इंडेक्स फंड्स हैं, फोकस्ड फंड्स हैं। इसमें अगर हम अगर एक लॉन्ग टर्म निवेश की बात करें करंट सिनारियो में, कौन सी कैटेगरी है विद इन इक्विटी आपको लगता है कि किसी निवेशक के लिए पोर्टफोलियो में शामिल की जानी चाहिए? स्वाति, इसमें 2 अहम मुद्दे होते हैं। एक होता है कि इंसान की रिस्क एपेटाइट और दूसरा होता है एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी है। तो ये दोनों पे निर्भर करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 4 स्टेजेस होती हैं इन्वेस्टिंग की। अगर आप पहले शुरुआत कर रहे हैं तो 2 ही कैटेगरी पे फोकस करें, लार्ज कैप और मल्टी कैप। अगर आपने 3 साल का निवेश किया हुआ है और आप अभी सेकेंड ग्रेड में जा रहे हैं या नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं ऑफ इन्वेस्टिंग, तब आप मिड कैप फंड्स को शामिल कर सकते हैं। जब आपने मिड कैप फंड के साथ अपने पोर्टफोलियो में काफी साल जी चुके हैं और 2-3 साल जी चुके हैं और उसका रिस्क रिटर्न समझने लगे हैं, तो फिर आप जाएंगे स्टेज 3 में, जहां पे स्मॉल कैप फंड्स भी इंक्लूड होंगे आपके पोर्टफोलियो में। तो एक पहले ही स्मॉल कैप फंड खरीद लेना, फर्स्ट सेकंड स्टेज को पार करे बगैर आप तीसरे पे सीधे पहुंच जाएंगे तो मायूसी जरूर होगी। तो तीसरा स्टेज में स्मॉल कैप फंड्स इंक्लूड कर सकते हैं। चौथे स्टेज में ये थीमेटिक सेक्टोरियल फंड्स आते हैं। तो स्टेज बाय स्टेज अगर इंसान जाता है और हर स्टेज को 2-3 साल का वक्त देता है,
ताकि इन्वेस्टर जागरूक हो जाए और समझने के बाद हायर रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में जाए तो सरप्राइज नहीं मिलेगी, आपको शॉक नहीं मिलेगा कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा आपके पैसे लगने से पहले। तो स्टेजेस में डिवाइड करें। और आज की अगर कंटेम्प्रेरी सिचुएशन की बात करूं कोविड के करंट सर्कमस्टांस में, मेरे हिसाब से लार्ज मल्टी कैप और मिड कैप तक ही आपका पैसा सीमित होना चाहिए, और मिड कैप में 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल कैप और थीमेटिक नहीं जाना चाहिए। स्पेशली इंडियन मार्केट्स लास्ट 4 महीनों से एक हाई वॉलेटिलिटी जोन के अंदर घुस चुकी हैं, जो कि 4 साल से बहुत लो वॉलेटिलिटी था। जैसे समंदर होता है, हाई टाइड होती है, वो हाई टाइड जोन में है हम। तो हाई टाइड में बचने के लिए आपको किनारे के पास रहना है, बीच मझधार में नहीं जाना। तो अभी बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कोविड के टाइम पर अपने फाइनेंसेस को बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल करने की जरूरत है। इक्विटी के अपने कुछ पसंदीदा फंड्स दर्शकों को बताएं फिरोज, जो आप रेकमेंड करेंगे इस टाइम पे वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। मिराई एसेट लार्ज कैप, एक्सिस ब्लू चिप, ये दोनों लार्ज कैप फंड्स हैं। टीएसपी मिड कैप एक बहुत अच्छा मिड कैप फंड होगा। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एक मल्टी कैप फंड है, और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। ये 5 फंड एक कॉम्बिनेशन के तौर पे अच्छे फंड हैं। ये देखो, एक फंड दूसरे फंड से एक रिश्ता रखता है, तो इंडिविजुअली स्कीम्स अच्छी होनी जरूरी तो है, बट उनका साथ में मिलाप बैठना भी बड़ा जरूरी है। तो ये 5 स्कीम साथ में खरीदने का एक अच्छा रोबस्ट पोर्टफोलियो बनाने का एक बेहतरीन तरीका। हर स्कीम अच्छी होनी जरूरी है और उनका मिलना भी, और एक साथ उनको कॉम्प्लीमेंट करने की एक फीचर होनी चाहिए। तो वो टेस्ट करके अगर हम आनंद राठी की एडवाइस के हिसाब से जाएं तो ये टेस्ट होने के बाद ये 5 एक साथ अच्छी जुड़ती हैं, इसीलिए ये 5 स्कीम्स का चुनाव होगा इस बार। तो इक्विटी में कहां पर निवेश किया जा सकता है, कौन से फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ये अभी आपने देखा है फिरोज के पसंदीदा फंड। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप मतलब दर्शकों के डेट पोर्टफोलियो की हम बात करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि डेट में आप सभी को नुकसान हो, इसलिए क्या रणनीति रहे, फिक्स डिपॉजिट डेट में कहां पर कैसा तालमेल आपको बनाना चाहिए, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु।
अपने पोर्टफोलियो को लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, यही हम जान रहे हैं। हमारे साथ है फिरोज अजीज। फिरोज, जिन लोगों को अपने डेट पोर्टफोलियो को लेकर कंफ्यूजन है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कई लोग कंफ्यूज्ड हैं कि उनका पसंदीदा एफडी, उसमें कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा है, रेट्स काफी बैंक्स गिरा रहे हैं, वही डेट फंड में भी कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो एफडी या फिर डेट, क्या चॉइस होनी चाहिए डेट पोर्टफोलियो के लिए? जब ब्याज दरें कम हो जाएं तो हर 1% की रिटर्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर ब्याज दरें 9% थी तो 9 और 8 में इतना फर्क नहीं। बट अगर ब्याज दरें 4% एफडी में मिल रही हैं और 5, 5.5 डेट फंड में मिलने की गुंजाइश है, फिक्स नहीं होता है डेट फंड एफडी के मुकाबले, तो 1-1.5% जो एक्स्ट्रा है वो काफी महंगा पड़ेगा अगर आपने उसको लूज कर दिया। सो मेरे हिसाब से एफडीज आर आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि उनकी रिटर्नें भी कम है, उनकी टैक्स रेट्स भी ज्यादा है। अगर आपका निवेश 3 साल से ज्यादा का हो तो डेट फंड ज्यादा बेहतर होगा और 2% ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो 6-6.5% डेट फंड से आज भी कमाना नामुमकिन नहीं है। बहुत अच्छे फंड्स हैं जिसकी अच्छी कॉम्बिनेशन ले तो कम से कम रिस्क में आपको 6 से 6.5% 3 साल में जरूर मिलने की गुंजाइश है। तो बट आप 1-2 फंड ना खरीदें, 5 फंड, 4 से 5 फंड डेट में खरीदें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विटी में आपको 10 फंड खरीदने की जरूरत नहीं। डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पैसे को बहुत अच्छी तरह से डिवर्सिफाई करें, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी डूब भी जाए तो आपके 1-2% से ज्यादा पैसे लगे हुए नहीं होने चाहिए। सो दैट्स द की context in which I would like to describe the debt strategy as well. कुछ फंड्स में इनफैक्ट आपसे समझूंगी कौन से फंड्स आप रेकमेंड करेंगे इस सिनारियो में, और क्या रीजन है आप ये पर्टिकुलर डेट फंड्स रेकमेंड कर रहे हैं हमारे दर्शकों को? क्या ये जो पर्टिकुलर एएमसीज है वो अच्छी है, और या फिर रिटर्न के बेसिस पर, पास्ट रिटर्न के बेसिस पर आप ये जो फंड्स जो कहने जा रहे हैं वो आपने सिलेक्ट किए हैं? देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो इंडिकेशन अच्छा नहीं होता फ्यूचर का। स्पेशली डेट में जितनी बेहतरीन रिटर्न आ चुकी है उतनी कम संभावना है आगे चलते हुए रिटर्न अच्छी आएगी। सो पास्ट परफॉर्मेंस का कोरिलेशन उल्टा होता है काफी बार डेट में। तो उसको समझने के लिए आपको बॉन्ड की ब्याज दरें समझनी पड़ती है। तो पॉइंट 1, स्वाति, ये पास्ट परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन नहीं है, और ये कॉशन भी करना चाहूंगा कि डेट में स्पेशली पास्ट परफॉर्मेंस देख के नहीं खरीदना चाहिए। तो फिर देखना क्या चाहिए? हर डेट फंड का एक मेंशन हुआ होता है, यील्ड कहते हैं उसको। यील्ड ये मतलब है कि वो जो बॉन्ड्स खरीदा है डेट फंड ने उसमें क्या ब्याज दरें हैं वो देखें, क्योंकि ब्याज आगे चलते हुए कितना आएगा वो देखें। सेकंड देखना है कि एक्सपेंस कितनी है, क्योंकि ब्याज अगर 6.5-7 है, 1% का खर्च निकल जाता है तो आपको सिर्फ मिलता है 5.5-6.5। सो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर इन डेट। यील्ड देखें, एक्सपेंस देखें, डिवर्सिफिकेशन देखें, रेटिंग देखें, बट अच्छी स्कीमों में बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ही डेट फंड खरीदें। तो आपको 3 लार्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के डेट फंड्स बता देता हूं। एक है HDFC बैंकिंग एंड PSU फंड, कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड, और लास्टली SBI मीडियम टर्म फंड। ये तीनों बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की रोबस्ट डेट स्कीम्स है। ये अगर आप खरीदेंगे तो आपके पैसे अच्छी तरह से फैल के डिफरेंट कंपनीज में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन्वेस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिरोज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है, डेफिनेटली बार बार ऐसे सिचुएशन में हर किसी को ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनके पोर्टफोलियो में क्या अभी वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है। रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी आप क्या इस वक्त बताएंगे? कितनी देर में अपने पोर्टफोलियो को चेक करना या रीबैलेंस इस वक्त करना जो तमाम निवेशक है उनके लिए जरूरी है? स्वाति, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे समय में गलतियां नजरअंदाज कर सकता है पोर्टफोलियो में गलतियां इतनी महंगी नहीं पड़ेगी। बुरे समय में छोटी से छोटी गलती आपको बहुत पीछे ले जा सकती है। तो आपकी जो मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है और मॉनिटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में आप बार बार कितने बार करते हो, वो सही रहना जरूरी। तो ऐसे टफ पीरियड में आपको फ्रीक्वेंसी एवरी 2 मंथ्स
एक फुल रिव्यू आपके पोर्टफोलियो का जरूर करना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में मतलब महंगी पड़ती हैं गलतियां, वही छोटी गलती भी महंगी पड़ सकती है। तो दैट्स वन। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। अच्छे समय में भले आप 1 साल के लिए पोर्टफोलियो ना देखें, कोई प्रॉब्लम, बट ऐसे समय में आपको हर 2 महीने में अपने पोर्टफोलियो को साथ वीकेंड पे बैठ के रिव्यू करना चाहिए कि स्कीम्स ठीक है। सेकंड, जो भी स्कीम्स ठीक ना लगे आप उसको जल्द से जल्द बदलें। और अगर वो स्कीम्स में कोई, जैसे स्वाति ने पहले भी कहा था कि डेट में लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि काफी सारी AAA कंपनियां 1.5 साल में बैंकरप्ट चली गई इंडिया में। एटलीस्ट 6 AAA कंपनियों में उतार चढ़ाव आए हैं और उनकी डिफॉल्ट रेटिंग, तो उनको एग्जिट करना जरूरी है आपको। सो एग्जिट ऑल फंड्स विच आर नॉट गुड। उसको वेट करके ना बैठे और उसको और खराब अपने पोर्टफोलियो करने ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं और हिम्मत रखें कि एक फंड अगर अच्छा नहीं है उसको बेचें और चेंज करें। और इफ यू डू अ 2 monthly रिव्यू इट विल बी बेटर। तो निवेश में डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा जरूरी है। अपना पोर्टफोलियो बार बार रीबैलेंस करना। अगर आपको लगता है कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है, जैसा फिरोज ने बताया, बुरे टाइम पर अपने निवेश को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना आप सबके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पर नुकसान हो रहा है उसको आप डेफिनेटली देखिए कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है। बहुत शुक्रिया फिरोज हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।